नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बस कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं ईथर। बच्चों, ईथर क्या है यह बताऊंगा, इसके बाकी सारी चीजें बताऊंगा। बस यह है कि ईथर को समझना है। समझो, आज की क्लास में ईथर में बहुत कुछ है भाई। कोई ये कौन सा कंपाउंड है, किस तरह के यौगिकों को हम ईथर कहते हैं, कैसे इसे बनाया जाता है, इसका नामकरण कैसे किया जाता है, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, और लास्ट में उपयोग क्या है, इन सब पे बात करते रहेंगे। पर सवाल यह है कि आप सब क्या कॉपी लेकर के बैठे हैं, पेन लेकर के बैठे हैं? अगर नहीं तो जरूर करिए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ जी, राधे 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 राधे। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए साहब, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ईथर। सबसे पहली बात समझो, ईथर होता क्या है। बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे कि क्रियात्मक समूह, ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह O है, ईथर कहलाएगा। O की ऑक्सीजन, वो मतलब ऑक्सीजन की दो संयोजकताएं होती, दोनों संयोजकताओं के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ईथर कहलाता है। उदाहरण की तरफ चले तो R का मतलब तो सारे बच्चे जाते, कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं जिनको एल्काइल रेडिकल कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो भाई आप जो मर्जी आप लगाते जाइए, CH3 OCH3, CH3 OC2H5, C2H5 OC2H5, C6H5 OCH3, C6H5 OC2H5, C6H5 OC6H5। यानी आप अपनी तरफ से कई यौगिक बना सकते हैं, अलग बात है, पर याद रखिएगा ऐसे यौगिक जिनमें O क्रियात्मक समूह होता है, ईथर कहलाता है। बहुत आसान। हम ये समझे कि भाई ईथर क्या है। ईथर है ऑक्सीजन परमाणु के साथ दोनों दिशाओं से एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, ऐसे यौगिकों को हम ईथर कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। यहां पर R जो है एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप कह सकते हैं, एल्काइल रेडिकल कह सकते हैं। एल्काइल रेडिकल कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली CH3 लिख सकते हो इसकी जगह, C2H5 लिख सकते हो, C3H7 लिख सकते हो, या C6H5 लिख सकते हो। आपकी मर्जी, कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। ये ईथर कहलाता है। अगर हम दूसरे तरह से कहें कि पानी के दोनों हाइड्रोजन को हटा करके एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो भी ये ईथर होगा। या अल्कोहल के एक H को हटा करके अगर R जुड़ा है तो भी हम इसको ईथर कहेंगे। तो वो कई तरह से परिभाषित किया जाता है। सीधा सा मतलब यह है, ईथर है ऐसा यौगिक जिनमें ऑक्सीजन के साथ दोनों ही संयोजकताओं से एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं। आप इसके अनुसार आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया CH3 OCH3। डाई, ये मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर। बस आसान सा तरीका। या हम इसके नामकरण भी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, तो इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आगे टॉपिक पे बात करते हैं। बेटा, मैंने इसको लिखा हुआ इसलिए ला दिया है कि इसको लिखने में बहुत समय लग जाता है, जिससे हमारी क्लास काफी स्लो हो जाती है। आज थोड़ा सा फास्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक जो है आज ईथर से रिलेटेड करेंगे, ताकि जब आप पढ़ाई करो तो भाई मैं भले 1 घंटा पढ़ाऊं, आपके लिए वो 2 घंटे 3 घंटे का मटेरियल बने और बात समझ में आ जाए। बस इतना ही कहूंगा। तो चलिए आज पढ़ाई पे ध्यान देते, बड़े ध्यान से। इधर उधर की बात नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान रखो। ये बहुत जरूरी है कि जब इधर उधर की बात करते हैं तो बात कैसा है कि बिगड़ जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, अब ईथर का सामान्य सूत्र क्या है? ईथर का सामान्य सूत्र क्या होगा? आप तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, ROR लिख सकते हो। आप लिख सकते हो CnH2n+1 O, फिर CnH2n+1। ये तो लिख सकते हो। ये इसका सामान्य सूत्र इस तरह से भी लिखा जा सकता है, पहले भी लिख के दिखा दिया मैंने, दोनों तरह से लिख सकते हो। वर्गीकरण, ईथर को हम 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं।
मूल रूप से अगर देखा जाए तो ईथर को हम सममित ईथर और असममित ईथर में भी वर्गीकृत करते हैं। ईथर के प्रकार, पहला सममित ईथर, और दूसरा असममित ईथर। बोलो, सममित ईथर मतलब ROR, असममित में ईथर मतलब ROR अलग, R'। सममित ईथर का एग्जांपल एक CH3OCH3, दोनों CH3 दोनों एल्काइल ग्रुप समान। असममित ईथर CH3OC2H5, यानी कि दोनों ये R जो है अलग अलग होगा। असममित ईथर, ईथर के प्रकार दो प्रकार के होंगे इस तरह से। अब ईथर को फिर से वर्गीकृत करते हैं कि उसमें उपस्थित एल्काइल ग्रुप के आधार पर, मतलब वो किस टाइप का ग्रुप है। जैसे एलिफेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक एलिफेटिक ईथर, यानी एक में सिर्फ एलिफेटिक ईथर होगा, यानी हम कह सकते हैं जिसमें एलिफेटिक पार्ट होगा, यानी CH3OCH3, ये दोनों ही एलिफेटिक होगा, दोनों R एलिफेटिक होगा। इसमें क्या कहेंगे, एरोमेटिक ईथर, यानी कि दोनों ही पार्ट एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग वाला फेनाइल समूह, C6H5O C6H5 डाइफेनिल ईथर। इसमें क्या होगा, एलिफेटिक एरोमेटिक, एरोमेटिक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक होगा C2, एक एरोमेटिक होगा C6H5 C6H5O C2H5, ये एलिफेटिक, एलिफेटिक एरोमेटिक। तो दो, इस तरह से हम ईथरों को हम तीन प्रकारों में बांट सकते हैं। इनको इस तरह से वर्गीकृत किया गया है, एलिफेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर, एलिफेटिक एरोमेटिक ईथर। इस तरह से आसान है, लिखते जाना बस। थोड़ा सा अगर मैं स्पीड चला जाऊं तो मैं बार बार बोलता हूं, आप पॉज कर लिया करें। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे साथ ही चलें, कोई जरूरी नहीं है कि आप रेगुलरली चैट करते रहें, पर यह जरूरी है कि हमारी क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये बातें बहुत जरूरी होता है ताकि आपको रेगुलर पढ़ाई मिलता रहे। फिर बात करते हैं एलिफेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर का मतलब हुआ कि, अब देखो मैं इसको डिटेल कर रहा हूं ना। एलिफेटिक ईथर का मतलब हुआ वे ईथर जिनके दोनों एल्काइल समूह, दोनों R समूह या दोनों हाइड्रोकार्बन पार्ट एलिफेटिक हो। दोनों हाइड्रोकार्बन का पार्ट कैसा हो, एलिफेटिक हो। तो हम इसको कह सकते हैं ROR या ROR' एरोमेटिक। ये देखो, दोनों सममित असममित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के साथ मैं अगर चलूं तो क्या मिलेगा मुझे, उदाहरण चलिए मैं एलिफेटिक को लेकर चलता हूं। तो CH3OCH3, इसी तरह से C2H5OC2H5, C3H7OC3H7, ये सभी कैसा है, एलिफेटिक है। और किस टाइप का, सममित टाइप का। दूसरा टाइप देखें, असममित टाइप में CH3OC2H5, CH3OC3H7, C2H5OC3H7, ये सभी क्या है, ये सममित ईथर के टाइप में एलिफेटिक है और असममित टाइप में एलिफेटिक है। तो ये दोनों ही, ये जितने भी एग्जांपल दिया, अगर नाम की बात करें बेटा तो नामकरण हम पढ़ेंगे अभी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ कौन सा ईथर है वो पता होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ नाम रट्टा मारोगे ना, नहीं, नाम को सीखोगे तो नाम लिखोगे, बेहतर अच्छा ही रहेगा, है ना। तो नाम पे बात करेंगे हम। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक ईथर, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन का पार्ट जो एल्काइल समूह का हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा हो, एरोमेटिक हो, हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हो। तो एरोमेटिक पार्ट में क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एरोमेटिक AROAR लिख सकते हैं। एग्जाम्पल पे बात करते हैं तो एग्जाम्पल है C6H5O C6H5। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वैसे इसको डाइफेनिल ईथर कहते हैं। ये फेनाइल समूह तो इसको कहते हैं डाइफेनिल
ईथर कहते हैं, डाइफेनिल ईथर कहते हैं। तो ये है जिसका हाइड्रोकार्बन समूह कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, तो एलिफेटिक, ऐसा एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। अब दूसरा हो गया कि एरोमेटिक एलिफेटिक टाइप का बात करते हैं। तो एरोमेटिक एलिफेटिक में एक एरोमेटिक पार्ट होगा और दूसरा एल्काइल ग्रुप नॉर्मल एलिफेटिक होगा। तो इसमें हमारे एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, थ्योरी इसलिए लिख दिया गया है, समझने का काम तो मैं यहां करा दूंगा, थ्योरी आप कैसे लिखोगे भाई, टाइम उसमें लिखने में बहुत ज्यादा जा रहा था ना अभी 2-4 दिन की क्लासेस में, तो मैं नहीं चाहता कि इतना टाइम बर्बाद करें। यहां पर बस वो लिखा है जो मैं बोल रहा हूं वही है और कुछ नहीं है, इसमें स्पेशल समझाने लायक कोई लाइनें नहीं है, आपको बस इसका अर्थ समझने के लिए ये लाइनें लिखी गई है, याद रखिएगा। तो इसीलिए ये चीजें मैंने आपके सामने टाइम ना लगे इसलिए लिखी हुई स्थिति मिला दी है बेटा। आज की क्लास में बहुत सारी थ्योरी इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा। बात समझना है इस टॉपिक से, एक एरोमेटिक है एक एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक में मैं क्या लेता हूं C6H5 और एलिफेटिक में ले लेता हूं CH3CH2। C6H5 COC2H5 C6H5O C3H7, ये सभी है क्या चीज। तो इसको नाम क्या कर सकते हैं, ये है मेथिल फेनिल, तो फेनिल मेथिल ईथर, कौन KLMNO P बाद में आता है तो M पहले आता है, तो मेथिल फेनिल हो जाएगा। ये मेथिल है ये फेनिल है, मेथिल फेनिल ईथर। नामकरण समझाऊंगा, परेशान नहीं होंगे, है ना। अभी थोड़ा रुक जाइए, कुछ एग्जांपल जब आ रहा है तो उसका नाम भी लिख देते हैं। ये इथाइल है ये फेनाइल है, तो ये एथिल फेनिल ईथर, और ये क्या चीज है, ये फेनिल ये प्रोपाइल, तो प्रो PR PH फेनिल, यहां पर नाम हो जाएगा फेनिल प्रोपाइल ईथर। तो ये कुछ एग्जांपल हुआ, कॉपी में लिख नहीं पा रहे हो तो मैं बार बार बोलता हूं कि थोड़ा सा क्या करेंगे भैया, पॉज कर लिया करें फिर नोट करेंगे। क्लास में बहुत सारी चीजें सीखना है, थोड़े फास्ट सीखना है, आज की क्लास थोड़े फास्ट होने वाले हैं। तो चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। मैंने सममित ईथर असममित ईथर दोनों को प्रकारों को समझा दिया बेटा। सममित ईथर दोनों आर समान, असममित ईथर दोनों आर अलग, तो ये असममित ईथर का एग्जाम्पल होगा। ये बात हो गया। साधारण सममित ईथर तो साधारण या सममित ईथर कहलाता है, असाधारण यानी कि मिश्रित या असममित ईथर क्या होते हैं, दोनों में अगर लाइनें लिख रही है तो मैं लिख देता हूं, क्या परेशानी है, चलिए लिख ही देता हूं यहां पे। वे ईथर जिसमें दोनों एल्काइल समूह समान होते हैं, ROR से दर्शाएंगे। और इसमें एग्जाम्पल पे जो भी है आप तो बार बार उसी चीज को देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको याद भी हो गया है, थोड़ा फास्ट तो चल रहा है लेकिन सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो चुका है, बोलो है ना। तो हाँ भाई गुड इवनिंग, अभी गुड इवनिंग कहने की जरूरत क्या है, अब पढ़ाई शुरू हो गया है, लेट हो गया कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं बेटा, शुरुआत से पढ़ो, बीच से मत पढ़ो ना, मैं तो यही कह रहा हूं, बीच से नहीं पढ़ेंगे, बीच से पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ाई नहीं मिल पाएगी आपको। चलिए साहब, तो ये ईथर जिसमें दोनों एल्काइल समूह, दोनों कर देता हूं, दोनों एल्काइल समूह समान होते हैं, ठीक है। असममित ईथर तो क्या लिखोगे, वे ईथर जिसके दोनों एल्काइल समूह ग्रुप अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, क्या कहलाएगा, तो इसको हम दर्शाएंगे ROR डैश। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या लिखेंगे बेटा, CH3O C3H7 C2H5O C3H7 C2H5O CH3। ये सभी एग्जाम्पल आपके लिए क्या हुआ, सभी असमान ईथर है, मिश्रित ईथर है। तो इसका नाम क्या लिखना चाहते तो नाम बताऊंगा ना यार, क्या है अभी, फिर बाद में नामकरण सीख जाओगे तो बड़ा आसान हो जाएगा उसके बाद, है ना। तो यहां पर नाम के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं। चलिए
अब यहां पर बात आता है ईथरों का नामकरण हम कैसे करें। वैसे ईथरों का नामकरण हम दो तरह से करते हैं, याद रखिएगा। दो पद्धतियां हमारे पास ईथर का नामकरण करने का, एक सामान्य पद्धति है और एक IUPAC पद्धति है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य पद्धति यानी कि इसमें नामकरण का सिस्टम क्या होगा, ROR। इसके नामकरण के लिए आपको करना क्या होगा बेटा, देखें, दोनों एल्काइल, इसका पहले नाम लिखेंगे। कैसे, पूरा सिस्टम को समझ जाना ना एक बार, बड़ा आसान हो जाएगा नाम। इसका नाम लिखें एल्क, कार्बन की श्रृंखला, उसमें लगा देंगे YL सफिक्स। दूसरा, फिर इसका नाम लिखेंगे, इसमें भी नाम लगाएंगे एल्क प्लस YL। फिर इसके बाद ये तीसरे चीज का नाम लिखेंगे ईथर। अगर दोनों सेम है तो डाई एल्काइल ईथर लिखाएगा। चलो एग्जांपल करते हैं। अच्छा एक बात और, एल्क का जो नाम है, एल्क का मतलब क्या होगा ये जरा समझेंगे। एल्क क्या होगा, C1 एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो एक कार्बन के लिए हुआ तो मेथ हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए ईथ, सबको याद होगा, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप। तो मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्नोन, डेक तक आपको सबको याद होगा। ठीक है, अब इसी में क्या करने का है, YL लगाने का है। जैसे YL लगाए हमने वैसे ही। चलिए हम उदाहरण पे बात करते हैं। अब उदाहरण पे बात करते हैं। CH3OCH3 पहला उदाहरण। बताओ इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन का है ये, एक कार्बन का। एक कार्बन के लिए लगाते हैं मेथ और YL लगाने, मेथ एल्क YL, मेथ YL, ईथ YL। ये एल्क जो है, एल्क पे आपने क्या लगाया है, YL लगाया है, बस इतना ध्यान रखें। तो क्या होगा नाम, एक कार्बन का है तो इसका नाम हुआ मेथ YL आपने लगाया। फिर इसका नाम लिखेंगे, इसके में भी एक कार्बन है तो इसका नाम भी हो जाएगा मेथ। ऐसा नहीं करेंगे 2 कार्बन हो गया, एक हो गया, एक 2 हो गया, ये अलग अलग कार्बन है। दोनों कार्बन अगर आपस में जुड़े होते तब की बात अलग थी, दोनों कार्बन अलग अलग है। तो ये एक कार्बन वाला एक कार्बन, तो ये मेथाइल हो गया। और इसका नाम क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे। बेटा जब समान चीजें 2 बार आता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, तो 2 बार है ना, ये दोनों क्या है, 2 बार आ गया, दोनों है, यानी कि दोनों समान है, दोनों समान है, यानी कि मिथाइल 2 बार आ गया। तब इस स्थिति में 2 बार है, एक के लिए कुछ नहीं लिखते, 2 के लिए डाई लिखते हैं, तो ये नाम हो जाएगा डाई मिथाइल। मिथाइल नहीं बोलेंगे, मिथाइल ईथर इसका नाम हुआ, लेकिन हम बोलेंगे मिथाइल को 2 बार नहीं बोल करके एक बार बोलेंगे तो डाई मिथाइल बोल देंगे, डाई मिथाइल ईथर इसका नाम हो गया। चलिए और भी नामकरण करके देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल पे काम किए थे। दूसरा CH3OC2H5 है मान लेते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, जरा सोचें। ये एक कार्बन को कहते हैं मेथ, और लगाएंगे क्या चीज, YL लगाना है आपको। इसमें कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, देखो ईथ, YL लगाने, इथाइल हो गया।
ठीक है, और इसका नाम लास्ट में लिखना है जैसा कि मैंने बताया है, तो इसका नाम हो जाएगा ईथर। तो नाम हुआ मिथाइल इथाइल ईथर। इन दोनों पे ध्यान देना, इन दोनों में अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे, वर्णमाला क्रम का याद रखेंगे, इंग्लिश वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम यानी अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करेंगे, देखिए इसका नाम एम से शुरू होता है जबकि इसका नाम ई से। इस ईथर को तो लास्ट में लिखना ही है, नियम में उसको लास्ट में लिखना है, लेकिन एल्काइल समूह का नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखें अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है, ई आता है कि एम, बोलो ई आता है। तो ई आता है तो नाम क्या होगा, ईथ, वाई इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। ये नहीं देखना है कि ये इधर है कि इधर लिखा है, इथाइल इधर है कि इधर, ये नहीं, सिर्फ अल्फाबेट वर्णमाला क्रम के अनुसार उसको सेट करेंगे। और भी एग्जांपल देखते हैं भाई, भाग थोड़ी रहा है, बहुत कुछ पढ़ना है आपको। तो चलिए C3H7O C2H5, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। तो ये प्रोप में वाई एल लगा है, एल्क में वाई एल लगा है, यानी कि यहां पर प्रोपाइल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा, इथाइल। नाम लास्ट में लिखेंगे ओ का, तो ईथर हो जाएगा। तो बोलो अल्फाबेट, इन दोनों के बीच में अल्फाबेट चेक करें तो पी और ई में कौन आता है, पहले ई पहले आता है, तो इथाइल, प्रोपाइल, ईथर, इसका नाम हुआ। अगर मैं इस चीज को लेके चलूं तो C3H7O CH3, बोलो इसका नाम क्या है, 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपाइल हो गया, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल हो गया, और इसका नाम हो जाएगा ईथर। तब नाम क्या हुआ, KLMNOP, एम पहले आएगा, तो नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अल्फाबेट ही ध्यान रखना, इनके बीच में अल्फाबेट ही ध्यान रखना। तो ये साधारण नामकरण बहुत आसान होता है, आप लोग बड़े आसानी से इसको कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजों में नामकरण हम कर सकते हैं। तो ये है हाँ जी, चलो ये हो गया। अब बोले कुछ एग्जांपल और देखना चाहते हैं। C2H5O C2H5, इथाइल है इथाइल है, दोनों समान हैं, तो ये होगा डाई इथाइल ईथर। एक चक्रीय ईथर के नाम बता दूं, CH2O CH2 ऐसा। इसको एपॉक्सी कहा जाता है, पर इसका नाम होता है ऑक्सीरेन कहा जाता है। इसको साधारण नामकरण में क्या कहा जाता है, ऑक्सीरेन। ये याद रखना, इसका कोई रूल नहीं है अभी फिलहाल, बिना रूल से प्रचलित नाम है, ऑक्सीरेन कहा जाता है इसको। चलिए हो गया। और बता दूं, C6H5O C6H5, दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, इसको फेनिल ग्रुप कहा जाता है, तो डाइफिनाइल ईथर कहलाएगा, डाइफेनिल ईथर। यह साधारण नामकरण का सिस्टम है, इस आधार पर नामकरण होगा। अब हम पढ़ेंगे और इसके बाद IUPAC में। पहले इन चीजों को देखो भाई, जो जो कराया मैंने आप उसको नोट जरूर करें, पॉज कर करके नोट करें, लेकिन नोट जरूर करें, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक एक दो चीजों पे बोलूंगा मैंने पढ़ा है आप नोट करो, तो टाइम लग सकता है और आपका बहुत सारी चीजें छूट सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण बहुत आसान होता है, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, ROR। इसमें सिस्टम यह है कि एक R को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके लिखा जाता है, इसके साथ जोड़ करके लिखा जाता है एल्क प्लस ऑक्सी, यानी एल्कॉक्सी, और दूसरे वाले को लिखा जाता है
एल्क प्लस बॉन्ड नेम। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। चलिए इसमें आपको बता दूं, अगर C1 हुआ यानी एक कार्बन, दो कार्बन की श्रृंखला, तीन कार्बन की श्रृंखला, चार कार्बन की श्रृंखला, पांच कार्बन की श्रृंखला, छह कार्बन की श्रृंखला, एक को कहते हैं मेथ, आपको पता है, दो को कहते हैं ईथ, तीन को कहते हैं प्रोप, चार को बोलते हैं ब्यूट, पांच को कहते हैं पेंट, छह को कहते हैं हेक्स। चलिए लगाने का क्या है, अगर इसके साथ एक कार्बन वाले श्रृंखला के साथ ये है, ओ है, तो ये मिथॉक्सी हो जाएगा, इथॉक्सी हो जाएगा, प्रोपॉक्सी हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी हो जाएगा, पेंटॉक्सी हो जाएगा, हेक्सॉक्सी हो जाएगा। इस तरह से नामकरण होगा। अब इधर वाले के बारे में सोचें कि कार्बन श्रृंखला 1 2 3 जो भी होगा उसको हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखें, कार्बन अगर 1 है, 2 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला है, 5 वाला है, या 6 वाला है, या 7 वाला है, जो भी है, तो इसका नाम में क्या होगा, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से। और लगाएंगे क्या, सिंगल बॉन्ड हो तो आप जानते हो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं बेटा, ANE, डबल बॉन्ड वाला हो तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो तो YNE, इसका उपयोग करते हैं। तो उसके अनुसार इसमें नाम हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, या मेथिन, एथिन, प्रोपेन। जैसे सिंगल बॉन्ड वाला हुआ तो N लगाएंगे, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन की श्रृंखला में इसके बीच में तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये इस बात के आधार पर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल पे काम करते हैं, लेकिन नाम पहले इसी का लिखना, मैंने इसीलिए इस तरफ पहले लिखा, यानी एक के साथ जोड़ेंगे। हमेशा याद रखना ऑक्सी छोटे वाले के साथ जोड़ा जाता है, छोटा एल्काइल समूह होगा, ये बड़ा होगा, और दोनों बराबर होगा तब बात करेंगे। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो आसान हो जाएगा। पहला एग्जांपल CH3OCH3, इस जगह पे नामकरण कैसे करेंगे, इसके आधार पर एक बार कोशिश करो, एक बार सोचो और बताओ कि क्या इनका नामकरण आप कर पाओगे। बताओ जल्दी से। बोलो। बहुत आसान है बेटा, देखिए ये एक के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन है मेथ, मिथिल, मिथाइल है तो मेथऑक्सी हो जाएगा, एक कार्बन मेथ ऑक्सी, मिथऑक्सी, ऑक्सी लगाना है। इसके में कितना, एक कार्बन है, एक कार्बन को कहेंगे मेथ, और कार्बन की श्रृंखलाओं में अगर देखें CH3 कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब देख लो, ऑक्सीजन जुड़ा सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके नाम हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड N के लिए, M के सर सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो इस जगह पे क्या लिखेंगे, ANE, N, तो नाम क्या हुआ, मिथॉक्सीमीथेन। दूसरा C2H5OC2H5, किसी एक के साथ जोड़ना है, ये दो कार्बन की चेन है सिंगल बॉन्ड वाला, तो ईथ ऑक्सी, इथॉक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथ सिंगल बॉन्ड N, ईथेन, तो इसका नाम हुआ इथॉक्सी ईथेन। बताते जाओ नाम, जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं बन पाएगा आपसे, बस आपसे काम बस होता रहेगा, बस पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बोलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। यहां पर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, CH3CH2OCH3, क्या बताया था मैंने, ऑक्सीजन को छोटे वाले समूह के साथ जोड़ना है, ऑक्सीजन छोटा वाला समूह ये है, तो इसको पहले लिखोगे
मेथ, ऑक्सीजन इन्हीं के साथ जोड़ के नाम लिख रहे हैं, तो मिथॉक्सी, और इस नाम को हम, अब देखो इसमें 2 कार्बन है तो ईथ बोलेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मिथॉक्सी ईथेन हो गया इसका नाम। क्या हुआ? मिथॉक्सी ईथेन। इस तरह से तो पहले भैया यही एक पॉइंट है जिसको नोट कर लेना है, फिर मैं कुछ एग्जांपल बताते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा, बस मेरा काम रहेगा कि आपको बताना है। चलिए जल्दी करिए, पहले नोट कर लीजिए और भी देख लें। CH2 डबल बॉन्ड CHO CH2 CH3, यहां पर 2 कार्बन ही यानी ईथ है, यहां पर भी 2 कार्बन यानी ईथ है, सिंगल डबल बॉन्ड है जबकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। याद रखना ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड वाले के साथ नहीं जोड़ना, सिंगल बॉन्ड वाले के साथ जोड़ना। ये लीजिए, अब इस तरह से इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, क्योंकि ईथ 2 कार्बन, ऑक्सी लगाया हमने, ऑक्सीजन है, इसमें 2 कार्बन ईथ और डबल बॉन्ड है तो ENE। नाम क्या हुआ? नाम हुआ इसका, ऑक्सी वाले का नाम पहले लिखते हैं ना, इथॉक्सी ईथेन। इस तरह से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों का नामकरण करिए आप, इस तरह से एग्जाम्पल बनाते रहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब और दे दूँ तो चलो, C3H7O C2H5 सिंगल बॉन्ड वाला है ये भी, और ये तो ये हो गया इथॉक्सी और ये हो गया प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। तो हमेशा ऑक्सीजन को छोटे वाले के साथ जोड़ना है। एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था आपको CH2 ये इसका नाम क्या बताया था मैंने, बताइए। इसको बोलते हैं इपॉक्सी। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर हो रिंग जैसी तो इसको कहा जाता है इपॉक्सी, और इथेन है तो ये क्या कहलाएगा? इपॉक्सी इथेन कहलाएगा। चलिए, और इसमें और ज्यादा गहराई में अभी फिलहाल जाने की जरूरत नहीं, जितना बताया उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो हम और भी बहुत सारी बातों पे बहस कर सकते हैं। बेटा ईथर बनाने की सामान्य विधियां, ईथर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट विधि कह सकते हैं, वो है विलियमसन संश्लेषण। ईथर बनाने की सामान्य विधियों में पहली विधि है विलियमसन संश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ध्यान रखना। इस अभिक्रिया को आपने एक बार और पढ़ा है, लेकिन ये यहां पर भी आ रहा है। मैंने कई बार बोला है कि कई चीजें जो आप पढ़ते जा रहे हैं वो आगे जाकर के अगले चैप्टर में भी मिलने वाला है। जैसे इस चीज को आपने पढ़ा कहां पे है, मैं आपको बताता हूं। आपने इस चीज को पढ़ा है एल्किल हैलाइड में, क्योंकि यहां पर होता है एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। तो ये क्या करता है, ये सोडियम एल्किल हैलाइड RX लिख देता हूं, ये सोडियम इस हैलोजन के साथ मिलकर के बना लेगा NaX, प्लस आपके पास बच गया है RO बच गया है, और बच गया आपके पास ये R। तो इस तरह से बनता है ईथर। कुछ उदाहरण पे काम कर लें, काफी आसान है, देख लो। C2H5O Na, इसको क्या कहते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? सोडियम ईथ ऑक्साइड, ईथ 2 कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएगा? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड की क्रिया मैं कराता हूं इथाइल क्लोराइड के साथ। चलिए, C2H5Cl के साथ, तो आप देखेंगे कि सोडियम रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, तो बनाएगा NaCl प्लस ये C2H5O, और इधर से बचा है
आपके पास C2H5 इस तरह से बन जाता है डाई इथाइल ईथर। साधारण नामकरण में डाई इथाइल ईथर कहलाएगा ना, और IUPAC में क्या कहलाएगा? इथॉक्सी ईथेन। तो बेटा आपने नामकरण में ठीक ठाक आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो बिल्कुल कर लेना, बहुत आसान तरीके से बताया, थोड़ा स्पीड जरूर था लेकिन आसानी से बताया, तो उसको आप प्रैक्टिस करोगे बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको, 100% श्योर है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा नामकरण करोगे। इथॉक्सी ईथेन, ये इस तरह से इथॉक्सी ईथेन। और भी दूसरी चीजें भी बना सकते हैं, दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो। चलो आपने लिया CH3O Na, आपने लिया C2H5Cl, रिएक्शन के बाद क्या बना? NaCl बना, है ना, NaCl। अब इधर क्या है? CH3 बचा है, CH3O बचा, इधर बचा C2H5, तो क्या बना? इथाइल मिथाइल ईथर। और इसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं मिथॉक्सी ईथेन कहेंगे, या IUPAC में मिथॉक्सी ईथेन कहेंगे। तो इस तरह से इसका नामकरण होता है, बड़ा आसान होता है नामकरण करना, तो आपने इस तरह से नामकरण कर लेने। ये रिएक्शन है, बस इतना ध्यान रखना। ये तो यार जो मर्जी वो बनाते रहो, मतलब और भी सुनना चाहते हैं तो वो बता देता हूं। देखो जैसे जो मर्जी, मैंने क्यों कहा, आपने सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया, मान लेते हैं C6H5ONa ले लिया, और अभिक्रिया कराया आपने CH3Cl से, तो क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा, प्लस क्या बच जाएगा? देखो C6H5OCH3, तो फेनिल मेथिल ईथर हुआ, मैथिल फेनिल ईथर। है ना, तो ये सारी विधियां कहलाएगा विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण विधि से हमने बनाया ईथर। एक रिएक्शन और देख लेते बनाने का। एल्किल हैलाइड को जब शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, एल्किल हैलाइड RX को Ag2O के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये X को Ag ले जाएगा तो AgX बन जाएगा 2 बार, तो 2 बार चाहिए ले। इस तरह से 2 R बच गया, Ag की जगह जुड़ गया वो, तो हो गया RO, R बन गया, R2O बन गया। उदाहरण की बात करूं तो क्या लिख सकते हो? C2H5Cl की क्रिया Ag2O के साथ कराएंगे तो क्या होगा? 2 बार 2Cl, तो 2 बार AgCl निकल गया, प्लस बच क्या गया? C2H5O। C2H5 नाम लिख लो बेटा, आप लोगों को पता चल गया नाम कैसे लिखना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और भी विधियां हैं अल्कोहल से बनाने की विधियां, और बहुत सारी विधियों के बारे में हम बात करेंगे आगे जा करके। लेकिन आपको कहेंगे कि यार अगर क्लास अच्छी लगी है, कुछ समझे हो, थोड़ा समझे बेटा। किसी भी क्लास में आप ये सोच के कभी मत चलना कि आप 100% उस चीज को समझते हैं। हमेशा याद रखना, कोई भी क्लास आपको जब समझाते हैं 100%, तो आपके दिमाग में केवल 80% बचता है। वो 80 को 100 करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, यानी कि हमारे क्लास के बाद एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आपने लिखा है, जो आपने क्लास में देखा है, जो आपने वीडियो में देखा, वो सारी चीजों पे प्रैक्टिस करना, और उन सारी चीजों के एक नोट्स जरूर बनाइएगा। जब नोट्स बनेगा तो आपका बहुत बढ़िया नोट्स भी बनेगा, और उसके साथ आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, और प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। भले ये 40-45 मिनट का क्लास है, लेकिन इतने टाइम की क्लास आपके लिए 1.5 से 2 घंटे की क्लास है प्रैक्टिस के लिए। ये बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करूंगा, लेकिन समाप्त करने से पहले आपसे एक ही बात कहूंगा कि हमारे इन सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विक्रम सर हैप केमिस्ट्री को ज्वाइन करें। विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, नाम पूरा लिखें, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री को ज्वाइन करें। दूसरी बात कि जो भी क्लास आपने देखा है, आपको कुछ सिखाया है, तो अपने दोस्त को शेयर जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहें। और आप जब रेगुलर 8-10 क्लास देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगले आप जो भी सीख रहे हैं उसको किस तरह सीखना है, क्या करना है। मैं बीच बीच में आपको जो बताते रहूंगा उसका पूरा उपयोग करेंगे।
तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। बस नहीं कहूँगा। धन्यवाद।